ही केरी बनल शरीरिया माटी में मिल जाए हो सखी, केहू संग लेके नहीं जाए, केहू लेके नहीं। हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपको लगा होगा कि सर जी क्या बकवास करने लगे, आकर के निर्गुण भजन गाने लगे। निर्गुण यह निगुणस् अस्सर तम शरीरस्य मम पितामस अह कह करती। यह मेरा शरीर है, इसका कोई भरोसा नहीं है, और यह निर्गुण है, इसको एक दिन मिट्टी में मिलना है। माटी का शरीर या माटी में ही मिल जाएगा, तो फिर क्या बात घमंड करने का। आज जानना है हमको खास तौर पर दोस्तों गुण सूत्र। क्या जानना है? गुण सूत्र की चर्चा करेंगे। सबसे पहले इस बात को जानिए, गुण सूत्र आखिर है क्या? क्रोमोसोम। गुण सूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। गुण सूत्र को क्या कहा जाता है इंग्लिश में? तो गुण सूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहा जाता है। खास तौर पर क्रोमोसोम की अगर चर्चा किया जाए तो क्रोमोसोम अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग प्रकार के काम करता है। क्रोमोसोम आनुवांशिकता का है एक प्रकार का विसंगतीय लक्षण पर चर्चा होता है। अगर कहा जाए कि क्रोमोसोम आखिर है क्या, तो दोस्तों आपको जानना चाहिए क्रव्य सूत्रवत। एक ऐसा सूत्रवत है, यानी कि सूत्र है जिसके अंतर्गत ढका गया है रचनाएं जो कोशिका विभाजन के समय क्या होती है। कोशिका का जब विभाजन हो और कोशिका विभाजन में केंद्रक में दिखाई देती है। क्या होता है? कोशिका विभाजन के समय खास तौर पर केंद्रक में जब विभाजन होता है तो उस समय जो छोटी छोटी केंद्रक दिखाई देती है वही गुणसूत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? फिर से गौर से सुनिए। आपका एग्जाम में पूछा जाएगा कि बताइए, 2 नंबर या प्रश्न रहेगा, 2 नंबर का प्रश्न दे देगा, कहेगा कि बताइए आखिर गुणसूत्र क्या है। तो दोस्तों आपको जानना चाहिए कि गुणसूत्र का मतलब है एक ऐसा सूत्रवत्र, मतलब एक ऐसी सूत्र का लॉन्चिंग किया गया जो कोशिका विभाजन के समय खास तौर पर केंद्रक में देखा गया। कहां देखा गया? केंद्रक में। हमने तो आपको पिछले कई सारे वीडियो में, कुछ पुराना वीडियो देखिएगा, केंद्रक के विषय में मैंने आपको बताया था। और केंद्रक के ही नहीं, प्लेटो, हेल्मथीज, साइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, इन सब चीजों में मैंने केंद्रक, प्लाज्मा अवस्था, इन सारे चीजों का जिक्र किया था। तो आपको पता चल जाएगा आखिर केंद्रक क्या है। केंद्र मतलब मेन पॉइंट केंद्र है। यह हो गया। अब बात आती है कि खास तौर पर गुणसूत्र की सबसे पहले अगर खोज देखा जाए 1872 में। कब? 1872 में स्टैन्सबर्ग नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया? वैज्ञानिकों ने, जो वैज्ञानिक है, इन्होंने खोज की थी। क्या किया था? स्टैन्सबर्ग वैज्ञानिक, उन्होंने खोज किया था 1990 ईस्वी में। तो इन्होंने पूरा 1900 में इसका खोज अच्छी तरह से कर लिया और इन्होंने सिद्धांत दिया। काग देखिए, इतने तक नहीं रहेंगे। खास तौर पर गुणसूत्र की बात किया जाए तो गुणसूत्र क्या होता है? वैज्ञानिकों ने तो इसका खोज कर दिया गुणसूत्र का 1872 में स्टैनबर्ग ने, तो कहा इतना तक ही, उसका जिक्र नहीं। ये आगे बढ़ते हैं और इन्होंने ये बात बताया कि विल्सन नामक एक वैज्ञानिक है, जिन्होंने बताया, विल्सन ने बताया कि गुणसूत्र आनुवांशिकता का भौतिक आधार होता है। जो गुणसूत्र है आनुवांशिकता का भौतिक आधार होता है। आनुवांशिकता का तात्पर्य मां बाप में पाए जाने वाले गुण जो बच्चों में जरूर से जरूर दिखाई देगा है, इसको कोई टाल नहीं सकता और हर साल होता है, होगा ही। तो बच्चों में जो है मां बाप का कुछ ना कुछ डीएनए उसमें होता ही है, तो ये तो हो जाएगा। करैया प्रकृति का सबसे आश्चर्यजनक उपहार है। सीधा समझिए क्या है गुणसूत्र। अगर कहा जाए तो प्रकृति का सबसे आश्चर्यजनक उपहार है, और इसकी बनावट के संबंध में मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था और आप पिछले क्लास में इसको पढ़े भी होंगे, इसको अच्छी तरह से पढ़े होंगे। अगर बात किया जाए आनुवांशिकता की, तो आनुवांशिकता का जो खास तौर पर रहता है
गुणसूत्री आधार क्या है? आनुवांशिकता की गुणसूत्री आधार क्या है? आखिर आनुवांशिकता की जरूरत क्यों पड़ी? गुणसूत्र की अधिकार जो जानने के जिक्र हुआ, इसमें स्पष्ट होता है कि आनुवांशिकता खास तौर पर गुणसूत्री का आधार बनता जा रहा है। और इसमें होता है क्या कि जब 1902 ईस्वी में क्या किया, 1902 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, उसका नाम है सटन। क्या नाम है? सटन। और इसके एक मित्र थे बाबेरी। क्या नाम थे इसका? बाबेरी। सटन और बाबेरी नामक दो वैज्ञानिकों ने मिल करके क्या किया, पता लगाया स्वतंत्र रूप से आनुवांशिकता के गुणसूत्र। कैसा? स्वतंत्र रूप से, कोई बिना दबाव के पता लगाया कि आखिर आनुवांशिकता किस प्रकार काम करता है। और इसका पता लगाकर इसका सिद्धांत का क्या किया, उन्होंने प्रतिपादन किया। और प्रतिपादन जब किया तो लगा लोगों को कि कुछ नई खोज तो नहीं हो रही दुनिया में। 1910 ईस्वी में एक वैज्ञानिक हुए, उनका ही नाम था मार्गन नामक वैज्ञानिक। खोज करने का श्रेय, आनुवांशिकता का खोज करने का श्रेय सबसे पहले कहा जाए मटर के दाने में ग्रेगर जॉन मेंडल ने, लेकिन आनुवांशिकता का गुणसूत्री आधार की बात किया जाए तो इसका श्रेय अगर जाता है सटन को और बारबेरी नामक वैज्ञानिकों को जाता है, जिन्होंने 1902 ईस्वी में उन्होंने सिद्ध कर दिया कि सही में आनुवांशिकता लक्षण बच्चों में दिखता है। उन्होंने साबित कर दिया, उन्होंने विज्ञान को बताया कि ऐसा ही होता है। और आनुवांशिकता का जो खास तौर पर है गुणसूत्र, ये जो सिद्धांत है उनका कहीं ना कहीं प्रतिपादन आज भी जारी है। उन्होंने ये भी बात बताया, 1910 में एक वैज्ञानिक फिर आया, उन्होंने कुछ दिन के बाद जब अपना सिद्धांत दिया तो मार्गन नामक वैज्ञानिकों ने क्या किया कि एक ड्रोसोफिला एक पेड़ है। क्या है? ड्रोसोफिला एक पेड़ है, उसमें पाए जाने वाला मेलानोगेस्टर नामक मक्खी पर क्या किया, प्रयोग किया। अब देखिए ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर नामक मक्खी, इसका पूरा नाम क्या दिया जाता है? तो इसका पूरा नाम दिया जाता है, गौर से थोड़ा पढ़िए, ड्रोसोफिला मेलानोगेस्टर नामक मक्खी। और इस पर उन्होंने पता लगाया स्पष्टीकरण से कि सही मायने में इसमें भी आनुवांशिकता का लक्षण दिखता है या नहीं। यही तो उन्होंने रुकना नहीं, उन्होंने ये बात प्रयोग किया। और प्रयोग करने के बाद उन्होंने कहा किसी में हो सकता है अर्धसूत्री आनुवांशिकता हो। क्या हो? अर्धसूत्री आनुवांशिकता का भी उन्होंने जिक्र किया। और जिक्र करके कई सारे उन्होंने क्या किया, सिद्धांत को भी दिया। तो आप इतना देख लीजिए, थोड़ा मिटाते हैं। तो उन्होंने क्या किया, आनुवांशिकता का सूत्रपात भी किया। और सूत्रपात करने तक में उन्होंने कई सारे चीजों को जन्म दिया। खास तौर पर एक मक्खी से जब प्रैक्टिकल हुआ, इतना चीज आया, तो हो सकता है वो और भी चीजों में इसका प्रैक्टिकल जरूर किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक जो है अर्धकोशिका, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नियम दिया, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन। अब समझिए, एक तो कोशिका विभाजन में जो केंद्रक दिखता है वो क्या कहलाया, तो गुणसूत्र। इन्होंने यहां तक नहीं लिखा, कहे ना हम ना रुकेंगे, हम तनी और खोज करेंगे। तो खोज क्या किया, यह पता चला स्पष्ट रूप से कि जो अर्धसूत्री है आधा में ही काम करता है। और कोशिका की जब विभाजन होती है उस प्लेटफॉर्म में क्या होता है कि गुणसूत्रों का खास तौर पर क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन में क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। तो क्रॉसिंग ओवर जो है मुख्य रूप से कहां होगा, क्रॉसिंग ओवर। तो क्रॉसिंग ओवर पता चला इसको, मॉर्गन को, तो इन्होंने बताया कि खास तौर पर जो है क्रॉसिंग ओवर में उसी समय जब काइजमा, क्या काइजमा बनता है, जब काइजमा बनता है तब कहीं जीनों का जो जीन है, जीन को ही हम लोग डीएनए, डाइराइबोन्यूक्लियम
एसिड, जो हमने आपको पहले भी बताया था। तो डीएनए क्या, डाइराइबोज न्यूक्लिक एसिड, और इसमें जो है खास करके जीन, तो वह जीन की क्या करती है, अदला बदली करता है। क्या करता है, जीन की अदला बदली, हेरा फेरी करने का काम करता है। और फिर क्या होता है, वो हेरा फेरी जब हो गया तो फिर पुनर्जीवित होता है। क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर के बाद, क्रॉसिंग ओवर के बाद क्या होता है कि पुनर्जन्म होता है, पुनर्जन्म होता है। तो जब पुनर्जन्म हो गया तो कहीं ना कहीं तो फिर उसका तो डीएनए आएगा ही, जीन आएगा ही, गुणसूत्र तो रहेगा, ये रहता है। और इन्होंने ये बात कहा कि पुनर्जन्म आयोजन जो है ठीक उसी प्रकार होगा जैसा उसका पिछला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता हुआ आ रहा है। और उन्होंने क्या किया, जीन का जो जोड़ा है, जीन का जोड़ा यानी गुणसूत्र का जोड़ा, उसमें संयुक्त होते हैं, परंतु अर्धसूत्रता में इसका क्या होता है, नहीं होता है, बल्कि वे समय में और अलग हो जाते हैं। एक तो समय लिया, समय के साथ साथ भी फिर भी वह हो नहीं पाएगा। और इस प्रकार गुणसूत्र की ही जो है आनुवंशिकता के लिए उत्तरदायी है। तो आपको नोट में लिखना चाहिए, नोट में, कि गुणसूत्र के लिए, गुणसूत्र के लिए आनुवंशिकता, आनुवंशिकता कहीं ना कहीं क्या है, तो उत्तरदायी है। पूछा जाएगा गुणसूत्र किसके लिए उत्तरदायी है, तो गुणसूत्र आनुवंशिकता के लिए क्या होता है, उत्तरदायी होता है। क्या होता है, आनुवंशिकता के लिए गुणसूत्र क्या होता है, उत्तरदायी होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर आनुवंशिकता का कार्य क्या है, आखिर गुणसूत्र का कार्य क्या है। चलिए आनुवंशिकता को तो छोड़िए, गुणसूत्र का ही कोई काम बताए। गुणसूत्र का बहुत सारा काम है, एकाध गो काम नहीं, बहुत काम है। गुणसूत्र क्या करता है, सबसे पहले दोस्तों कहा कि गुणसूत्रों पर जीन पाए जाते हैं। गुणसूत्रों पर क्या पाए जाते हैं, तो गुणसूत्रों में जीन पाए जाते हैं, और उसी में जीन में सभी प्रकार के क्या था, आनुवंशिक सूचनाएं मौजूद होती है। सबसे पहले तो गुणसूत्र में जीन पाए जाते हैं, और जीन के अंतर्गत हर प्रकार की क्या होती है, आनुवंशिकता जैसी सूचनाएं उसमें रिकॉर्डेड होता है और उसमें पाया जाता है। और होता है कि गुणसूत्र में खास तौर पर प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है गुणसूत्र, तो गुणसूत्र जो है क्या करता है, गुणसूत्र, तो गुणसूत्र आपका प्रोटीन का संश्लेषण करता है। गुणसूत्र प्रोटीन का क्या करता है, प्रोटीन का संश्लेषण करता है, संश्लेषण करता है। बताइए गुणसूत्र का कार्य यह भी है कि एक तो उसमें जीन पाया जाता है, जीन के अंतर्गत हर सारी सूचनाएं कुटबद्ध मौजूद रहता है। और मतलब गुणसूत्र जो है, गुणसूत्र का एक काम यह भी है कि प्रोटीन का संश्लेषण भी करता है। और गुणसूत्र कोशिका विभाजन में क्या करती है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन के दौरान भी पाया जाता है। क्या होता है, गुणसूत्र, गुणसूत्र कोशिका विभाजन में, कहा, तो कोशिका विभाजन में, कोशिका विभाजन में भी पता चला कि गुणसूत्र क्या करता है, तो काम करता है। तो क्या करता है, गुणसूत्र कोशिका विभाजन में भी काम करता है और कोशिका विकास में सहायता करता है। गुणसूत्र कोशिका का विभाजन करता है और कोशिका को विकास करता है, और कोशिका को क्या करता है, कोशिका का विकास भी करता है। कौन, तो गुणसूत्र का काम है। गुणसूत्र यहीं तक नहीं रुकता है, गुणसूत्र जो है एंजाइम को भी क्या करता है,
गुणसूत्र एंजाइम के संश्लेषण को नियंत्रित करता है। क्या करता है? गुणसूत्र एंजाइम को भी क्या करता है? नियंत्रित करता है। नियंत्रित करने का काम किसका है? अगर तो एक ऑब्जेक्टिव तो यहां बन गया कि बताइए एंजाइम को नियंत्रण शरीर के अंदर में कौन करता है? तो एंजाइम का नियंत्रण शरीर के अंतर्गत कभी भी करता है तो गुणसूत्र करता है। कौन करता है? तो गुणसूत्र करता है। और गुणसूत्र यहीं तक नहीं रुक जाता है, नियंत्रित करते हैं और कोशिकाओं के उपापचय को भी नियंत्रित करते हैं। कोशिका में जो है खास करके उपापचय प्रक्रिया होता है, इसमें भी वो क्या करता है? काम करता है। और गुणसूत्र द्विगुणित होते हैं। क्या होते हैं? द्विगुणित होकर क्या करते हैं? अपने ही खास तौर पर देखा जाए तो अनुकृति यानी कि कॉपीराइट बनाते हैं। क्या करते हैं? गुणसूत्र अपने जैसे और फिर कॉपीराइट कर लेते हैं, यानी दूसरे को भी काम कर देते हैं और दूसरी पीढ़ी से आनुवांशिकता यानी सूचनाओं को कूटबद्ध में रूप में बना करके रखता है। और गुणसूत्र माता पिता के संतान में भी पाया जाता है। गुणसूत्र माता पिता का जो है अपने संतानों में भी पाया जाता है। गुणसूत्र माता पिता और संतानों के बीच क्या करता है? गुणसूत्र माता पिता और संतानों के बीच, जो संतान है, संतानों के बीच क्या करता है? एक संबंध रखता है। क्या रखता है? संबंध रखता है। और इसको क्या करता है? बीच समायोजन कड़ी के रूप में कार्य करता है। बच्चे पहचान जाते हैं कि मेरे मम्मी है, पापा है। भले आज के न्यू जनरेशन के लोग थोड़ा अलग हिसाब के देखते हैं, तो थोड़ी इनकी मानसिकता हट करके, यहां से कोई इंटरफेयर नहीं लेना। तो गुणसूत्र माँ बाप जो है इनके बीच में क्या करता है? एक समायोजन का काम करता है। तो गुणसूत्र अगर नहीं रहेगा तो हम लोग एक जानवर की तरह हो जाएंगे। और वैसे भी जानवर तो है भी हम लोग, कहने की बात नहीं है, क्योंकि आदि मानव हम लोग हैं। मनुष्य को जानवर भी कहा गया, होमोसेपियंस कहा गया, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। और जो है खासकर कुछ गुणसूत्र जो है लिंग गुणसूत्र में, कहा? लिंग गुणसूत्र में होते हैं और वे जीवधारियों के लिंग को निर्धारण करता है। यानी कि स्त्री और पुरुष में, स्त्री और पुरुष का विभाजन करता है। कौन? तो गुणसूत्र। कहीं ना कहीं गुणसूत्र पूरा सिस्टम पर काम कर रहा है। स्त्री पुरुष यानी लिंग का पहचान कराता है, पता चलता है कि लेडीज है, ये जेंट्स है। और गुणसूत्र जो है क्या करता है? राइबोसोम के निर्माण में सहायक होते हैं। पूछेगा गुणसूत्र किसके लिए सहायक होते हैं? किसके लिए सहायक होते हैं? तो दोस्तों गुणसूत्र राइबोज के लिए, राइबोज, और इसको राइबोज से ही राइबोसोम, राइबोसोम को क्या करता है? राइबोसोम को सहायता करता है। बताइए गुणसूत्र किसको सहायता करता है? गुणसूत्र बहुत चीज को सहायता करता है। प्रोटीन का संश्लेषण में सहायता करता है। इसके बाद क्या करता है? गुणसूत्र कोशिका के विभाजन में सहायता करता है। गुणसूत्र माता पिता और संतानों के बीच में आपसी समायोजन का सहायता करता है। गुणसूत्र जो है राइबोसोम को भी सहायता करता है। क्या करता है? राइबोसोम को भी सहायता करता है। और गुणसूत्र स्त्री पुरुष में विभाजन भी करता है। तो हम आप इसमें कुछ नहीं करते हैं। गुणसूत्र से ही स्त्री और पुरुष का क्या होता है? तो विभाजन होता है। खास कर क्रॉसिंग ओवर की बात किया जाए तो क्रॉसिंग ओवर क्रिया के द्वारा गुणसूत्र क्या होते हैं? जीवधारियों में अलग अलग हिसाब से पाए जाते हैं और उत्पन्न होते हैं। कोई लड़का जन्म लिया तो कोई लड़की जन्म लिया, इसका कहीं ना कहीं क्या है? ओवर क्रॉसिंग है। क्या है?
ओवर क्रॉसिंग के दौरान होता है। और गुणसूत्र जीनों की क्या है, रचना और व्यवस्था को प्रभावित करता है। तो गुणसूत्र क्या करता है, गुणसूत्र जीनों को क्या करता है, जीनों को सुव्यवस्था तथा क्या करता है, रचना में सहायता करता है, तथा रचना में सहायता करता है। तो गुणसूत्र मुख्य रूप से क्या करता है कि वह जीवों को कंट्रोवर्सी करते हैं। कंट्रोवर्सी करने के बाद पता चलता है कि किस प्रकार गुणसूत्र अपने आप में काम करता है। तो गुणसूत्र आपको समझ में आ गया। कोशिश करते हैं कि आप सबका सिलेबस समय से पहले हम खत्म करेंगे और हो सके तो एक राउंड और चलेगा और गुणसूत्र समझ में आ ही गया होगा। अगर जिन छात्रों को समझ में नहीं आया तो कोशिश करेंगे कि अच्छे से समझे और समझ करके याद रखे। याद रखने के बाद ठीक होगा, आपको एग्जाम में कहीं दिक्कत हम होने नहीं देंगे। इतना तो गारंटी है कि पास करा देंगे, झमेला की बात नहीं है। तो चलते हैं, फिर अगले रोज मिलेंगे।